ज्योग्राफी ऑप्शनल का ग्रुप हमारा कहाँ है? ऑप्शनल का ग्रुप, इसमें लिंक है। ज्वाइन द क्लास लिंक। सो जी, हमारा टॉपिक क्या है? लास्ट क्लास में थे आप? देखी आपने? ऑनलाइन देखी? देख ली थी आपने? देखी? पूरब जी। कॉपी पेस्ट। पूरब जी, आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करो। हेलो हेलो हेलो। एक बार कंफर्म करो इफ आई एम ऑडिबल। ओके जी, थैंक यू विदुषी जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का हमने डिस्कस किया था जी। सो उसमें हमने ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में समझा कि ज्योग्राफी का एसेंस क्या है। सो ज्योग्राफी के बारे में हमने देखा कि ब्रॉडली दो क्वेश्चन है। देर आर टू क्वेश्चंस दैट आर बीइंग discussed or studied in the geography. One is the spatial context, that is the description about a place. एक लोकेशन है, एक जगह है या फिर कोई फिनोमिना है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई करना, और उस लोकेशन पर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या वहाँ पर अदर थिंग्स जो पाई जाती है उसके बारे में उसको स्टडी करना। दैट इज द टू नो अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। और उसके बाद थोड़ा सा क्वेरी करना टू फाइंड आउट द रीजन why some processes or locations are there. Like हमने किया कि we have Himalayan regions, that is the important orographic feature located in the Indian subcontinent. Now this is the Himalayan feature. Now इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। दीज ऑल आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमालयन टोपोग्राफिकल फीचर, ओरोग्राफिकल फीचर्स। नाउ ये यहाँ पर क्यों है, वाई दीज फीचर्स आर लोकेटेड देयर, ये जो दूसरा प्रश्न है, दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। सो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस as well as to study why this location is there, what are the laws and principles that drives these various phenomena जो इस लोकेशन को शेप कर रही है। सो उसके बाद हमने ज्योग्राफी के बारे में किया। ज्योग्राफी सिंपली द सिंथेसिस ऑफ वेरियस अदर सब्जेक्ट। सिंथेसिस है ये है तो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट, बट इट इज नॉट अ प्योर साइंस। ये क्या है? एक तरह का सिंथेसिस है। वाई? बिकॉज वी ड्राइव सम things from the various other subjects, like some are natural sciences, physics, chemistry, biology, geology, meteorology, and some social sciences like chemistry, like economy है, political science है, sociology है, demography है। इन सब सब्जेक्ट से हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, बोरो करते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं? उनका सिंथेसिस करते हैं टू फाइंड आउट वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, to find out the interactions or interrelation of human with the physical surrounding। समझ आ गया? तो ज्योग्राफी इज नॉट अ प्योर सब्जेक्ट। ज्योग्राफी क्या है? ये एक सिंथेसिस है किसका? बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स का। कुछ सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के हैं, सोशल साइंसेस के हैं, कुछ सब्जेक्ट किसके हैं? कुछ सब्जेक्ट जो है नेचुरल साइंसेस के हैं। सो इन सब सब्जेक्ट से कुछ हम लेंगे, कुछ बोरो करेंगे,
और फिर हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमंस का उसकी सराउंडिंग के साथ, उसके इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, फैक्टर्स क्या है जो ह्यूमन के कल्चर को, लाइफस्टाइल को रेगुलेट करते हैं। इन सारे की सारी चीज़ों को हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने एक और एस्पेक्ट किया था, दैट वाज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मीनिंग होता है टू बेसिकली टू एस्टेब्लिश ए सब्जेक्ट और ए डिसिप्लिन इन द स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल डोमेन्स। कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट है उसको हम इस तरीके से तैयार करें ताकि हम उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम उसको पढ़ा पाए। दैट इज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। अब ज्योग्राफी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत लेट हुआ, लेट 19th सेंचुरी में हुआ। क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी है। कहानी क्या है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि हम बोले कि इसका अपना एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है जो किसी और के पास नहीं है। जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब ही क्या है? ये जो पास्ट टेंस में जो भी हैपनिंग इवेंट्स या फिर जो भी सिचुएशंस बनी है उनको लिस्ट डाउन करना ही हिस्ट्री है। या फिर इकोनॉमी है, ह्यूमंस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लाइवलीहुड है, पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब को स्टडी करना इकोनॉमी हो गया। पॉलिटी में हमारे पास अलग डोमेन है। हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग डोमेन है, पर ज्योग्राफी के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं था। इस कारण से ज्योग्राफी बहुत लंबे दौर से एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं बन पाया, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ व्हाट सब्जेक्ट मैटर। यहां पर सब्जेक्ट मैटर तो बहुत था, बट उसको हम स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में इंक्लूड नहीं कर पाए, बिकॉज ये सब्जेक्ट मैटर कुछ एस्ट्रोनॉमी का था, कुछ फिजिक्स का था, कुछ जियोलॉजी का था, कुछ जियोफिजिक्स का था, बट ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं था। इसलिए ज्योग्राफी का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है वो होने में बहुत बड़ा एक दौर लग गया। नाउ अब ये शुरू कहां से होता है? हमने किया कि जो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का प्रोसेस है ये शुरू होता है बहुत पहले से, जिसमें हमारे पास कुछ थिंकर्स है, कुछ स्कॉलर्स है। नाउ ये जो थिंकर्स है इनको हमने क्लासिफाई किया है। कुछ हमारे पास फाउंडेशनल है और कुछ हमारे पास क्या है, एकेडमिक है, और कुछ हमारे पास कौन है, वी हैव सम यूनिवर्सिटी पाइनियर्स। तो ये हमारे पास तीन कैटेगरीज है जिन्होंने हमारे जो ये ज्योग्राफी है इसके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में एक की रोल प्ले किया है। ठीक है। अब हमारे पास फाउंडेशनल थिंकर्स का जो रोल था वो कैसा था? वो कुछ और था। दे डिड नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज द सब्जेक्ट, बट दे हैव प्रोवाइडेड द सब्जेक्ट मैटर टू द ज्योग्राफी। कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए, वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमें किसने दिया? इन फाउंडेशनल थिंकर्स ने दिया। और ये कब थे? ये बहुत पहले से, दे आर द वेरी एंशियंट ग्रीक, रोमन एंड अरब स्कॉलर्स। इन लोगों ने ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें क्या दिया? सब्जेक्ट मैटर दिया। अब सब्जेक्ट मैटर क्या था? सब्जेक्ट मैटर था कुछ हमारे पास लोकेशनल एस्पेक्ट्स थे, कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें थी, लोगों के बारे में, पीपल्स के बारे में हमें कुछ जानकारी इन लोगों ने दी। बट उसने ज्योग्राफी को एज ए इंस्टीट्यूशनल सब्जेक्ट नहीं बनाया ताकि हम उसको कहीं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ा पाए। बट इन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया? बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर। अब इस सब्जेक्ट मैटर पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का काम किसने किया? वो किया हमारे जो एकेडमिशियंस थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से कंपाइल किया ताकि वो आगे किसी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ाया जा सके। नाउ एकेडमिशियंस ने इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर का फॉर्मलाइजेशन किया, इसको कंपाइल किया अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग सब डिसिप्लिन्स में। कुछ जो है जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट बन गया, कुछ क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट बन गया, कुछ जो है रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट बन गया, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट बन गया। दिस सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी वाज डन बाय whom? These academicians। बट स्टिल ज्योग्राफी को अभी भी किसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। नाउ इन दोनों के द्वारा जो काम हुआ उसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किसने किया? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में किया।
और सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी जिसने ज्योग्राफी को एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट अपने कैंपस में इंट्रोड्यूस किया, वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। समझ आया? उसके बाद हमारे पास ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के बाद फिर म्यूनिच में ये इस्टेब्लिश हुआ, फिर यूरोप में गया और सॉरी ब्रिटेन में गया, और ब्रिटेन से फिर यूएसए में गया, एंड फॉलोड बाय इंडिया एंड सम अदर रीजन्स। समझ आ गया? सो दिस वाज द जर्नी। नाउ इस जर्नी को जब हम शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? वी स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम द फाउंडेशनल थिंकर्स। कहां से शुरू करते हैं? फाउंडेशनल थिंकर्स। अब फाउंडेशनल थिंकर्स में हमारे पास कौन आते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास ग्रीक थे। अब इन ग्रीक्स में द वेरी फर्स्ट पर्सन जो था उसका नाम क्या था? हमारे पास होमर। नाउ होमर के बारे में 8th सेंचुरी बीसी में, 8th सेंचुरी बीसी में होमर है। प्रोबेबली कहीं कहीं पर 7th सेंचुरी भी लिखा गया है, प्रोबेबली समवेयर इन 8th और 9th सेंचुरी बीसी में हमारे पास होमर था। ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर। व्हाट ही सेड कि अर्थ जो है, अर्थ इज अ डिस्क। अर्थ क्या है? एक डिस्क है, सराउंडेड बाय वाटर। अर्थ एक डिस्क है सराउंडेड बाय वाटर। तो ये उसका एक आइडिया था। आइडिया वाज कि अर्थ क्या है? अर्थ एक डिस्क है और इसको कौन सराउंड करता है? इट इज सराउंडेड बाय द वाटर। नाउ ही रोट ओडिसे एंड इलियाड। ये ओडिसे एंड इलियाद जो थी ये उसकी पोइम थी, और इस पोइम में उसने 4 हवाओं के बारे में हमें बताया है। नाउ दिस विल बी द ज्योग्राफिकल अकाउंट। जब वो हवाओं के बारे में बता रहे हैं, और वो 4 विंड्स जो उसने आइडेंटिफाई की, वो 4 विंड्स कौन सी थी उसका नामकरण इसने किया है कि हमारे पास एरस है, हमारे पास नोटस है, हमारे पास बोरस है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास जेफेरस है। सो दीज आर द 4 विंड्स जो ग्रीस में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस की तरफ से चलती। नाउ ये सब जानकारियां वो कहां पर बता रहा है? ये हमारे पास अरेबिया है, और यहां पर हमारे पास कौन है? दिस इज द इटली, और यहां पर कहीं पर ये ग्रीस है। और यहां पर जो ये जानकारियां जटा रहा है, यहां पर जब ये जानकारी के बारे में हमें दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि सर्दियों के दौरान ऊपर की तरफ से कोई हवा आती है, सर्दियों के दौरान नॉर्थ की तरफ से कोई नॉर्दर्ली हवा आती है, और उसका नाम ये बोलता है कि ये कौन है? बोरस। और फिर कभी हमारे पास ईस्ट की तरफ से भी हवा आती है, इसका नाम वो क्या बताता है? एरस। फिर वो बोलता है कि साउथ की तरफ से भी कोई हवा आती है, उसका नाम ये क्या बताता है? नोटस। और फिर ये बोलता है कि वेस्ट की तरफ से भी कोई हवा आती है विंटर्स के दौरान, इसका नाम वो बोलता है जिफेरस। सो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ये स्कॉलर है हुज नेम इज नॉन एज होमर, उसका ये ज्योग्राफिकल अकाउंट हमारे पास आता है। नाउ वो बोल रहा है कि जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट हवाएं आती हैं। नाउ उसने इन हवाओं के अराइवल को आइडेंटिफाई किया, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा होगा लोगों की एक्टिविटी पर, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको पेन डाउन करने का काम किया। नाउ आज की डेट में भी अगर हम देखें, इन हवाओं को हम स्टडी करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर दैट वाज गिवन टू ज्योग्राफी बाय whom? बाय होमर। बट वो गलत कहां पर है? वो गलत है कि अर्थ इज ए डिस्क सराउंडेड बाय वाटर। बट अपनी लिमिटेशंस के आधार पर जब वो रिसर्च कर रहा है, जब वो सोच रहा है, जब वो समझ रहा है, तब उसका व्यू बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि तब हमारे पास कोई सैटेलाइट तो थे नहीं कि हम ऊपर से देखें तो अर्थ हमें जो है गोल दिखे, या फिर हम कोई बहुत फार प्लेसेस पर चले जाए और जहां पर हमें लगे कि अर्थ का एंड हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि अर्थ एक स्फेयर है। तो उस दौर में जो मूवमेंट थी, जो उनका जो मूवमेंट था, उनका जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का जो उनका एक तरह का जो नेचर था, उनकी जो पॉसिबिलिटीज थी वो बहुत कम थी। वो यहां से सिर्फ और सिर्फ कहां जा पा रहे थे? यहां से ज्यादा आते तो अफ्रीका में आते, तो इसको उन्होंने लीबिया बताया। थोड़ा सा एशिया की तरफ आते, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाते, इतना ही उनका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। उस आधार पर उनके सामने सी था, मेडिटेरेनियन सी, और बाकी उनके चारों तरफ लैंड था। उन्होंने क्या सोचा? दिस लैंड का जो एंड है वो समंदर के पास होता है, इसलिए उन्होंने क्या बताया कि ये लैंड जो फ्लैट है इसके चारों तरफ कौन है? ओशन है। सो दिस वॉज द होमर। नाउ होमर के बाद
सेकंड स्कॉलर जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम हमारे पास क्या था जी? उनका नाम था थैलस। नाउ थैलस को देखो, तो थैलस क्यों इंपॉर्टेंट है? थैलस इज समवेयर 7th सेंचुरी या फिर 6th सेंचुरी बीसी में थैलस को इसलिए जाना जाता है, एकदम देखो पॉइंट तो सेम ही है, इनका भी अंडरस्टैंडिंग अर्थ को लेकर बहुत अलग था। वो भी क्या बता रहे हैं कि अर्थ जो है वो हमारे पास क्या है? अर्थ हमारे पास कैसी है? अर्थ इज अ डिस्क। ये एक डिस्क है, बट फ्लोटिंग ओवर वाटर। तो ये भी बताते हैं कि अर्थ एक डिस्क ही है, बट ये फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय द वाटर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया होमर को। क्या बोला? अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क एंड इट इज फ्लोटिंग ओवर द, किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। नाउ सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, ही इंट्रोड्यूस्ड लेमैन मैपिंग। लेमैन मैपिंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। कैसे? बाई मेजरिंग। इन्होंने अर्थ को मेजर करना शुरू किया। मेजरिंग द अर्थ एंड लोकेशंस थ्रू जियोमेट्रिक मेथड्स। सो ये जो पर्सन्स थे, इन्होंने सबसे पहले लेमैन मैपिंग, बहुत ही सिंपल मैपिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो वो जहां भी जाते थे वो हमेशा अपना एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेकर जाते थे, और लोकेशंस को क्या करना शुरू करते थे? उनकी डायरेक्शन, उनके डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करते थे, उनके एंगल्स को मेजर करना शुरू करते थे। सो ही वॉज द फर्स्ट। और फिर वहां पर क्या है, कुछ माइलस्टोन को लगा देते थे, और फिर इन माइलस्टोन को आपस में कनेक्ट करके किसी जगह की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते थे कि कोई प्लेस जो है वो एथेंस से नॉर्थ में है, अगर है तो कितना किलोमीटर नॉर्थ में है, कितना स्केल नॉर्थ में है, कितना स्केल ईस्ट में है, कितना स्केल वेस्ट में है, कितना स्केल साउथ में है। दिस वॉज द लेमैन मैपिंग दैट वॉज फर्स्ट टाइम जो है डेवलप्ड बाई हुम? आवर थैलस। वेरी सिंपल। नाउ थैलस के बाद जो नेक्स्ट पर्सन आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी बट ऑल्सो इन कॉस्मोलॉजी, हिज नेम इज अनेक्समांडर। कौन है ये? अनेक्समांडर। नाउ अनेक्समांडर जो है वो कहीं 5th सेंचुरी बीसी में थे। 5th सेंचुरी बीसी में थे। नाउ इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। हाउ? सबसे पहले इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज योर नोमोन। इसको क्या बोलते हैं हम? नोमोन। एक स्फेरिकल डिस्क के ऊपर, एक गोलाकार डिस्क के ऊपर एक पोल लगा हुआ है, और ये पोल यहां पर बहुत सारे टाइम्स के पैरामीटर मेजर्ड है इस डिस्क के ऊपर, और सनलाइट जब पड़ती है तो उसकी शेडो के आधार पर, जो शेडो कास्ट हो रहा है उस शेडो के आधार पर जो है टाइम को मेजर करना। अब जब ये सन यहां पर है तो शेडो बड़ा होगा, जब ये सन ऊपर आ जाएगा शेडो का साइज छोटा हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ शेडो ही यूज्ड टू मेजर द टाइम ऑफ द डे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले टाइम को मेजर करना शुरू किया? इट वाज दिस अनेक्समांडर। नाउ द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज यूज्ड और डिस्कवर्ड बाय हिम फॉर दिस वाज नोमोन। इसको क्या बोलते थे? नोमोन बोलते थे। नाउ दूसरा, इस नोमोन का यूज वो सिर्फ और सिर्फ टाइम को मेजर करने के लिए नहीं यूज करता था, कुछ अदर जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे इक्विनॉक्सिस है, जैसे हमारे पास सोलर लूनर एक्लिप्सिस है, उनको मेजर करने के लिए भी इसका यूज करता था। दूसरा, अब थोड़ा सा मोबिलिटी बढ़ गई, इन लोगों ने थोड़े से शिप्स एंड ऑल बनाने शुरू कर दिए, बोट्स बनानी शुरू कर दी। तो ये एथेंस से इधर अफ्रीका की तरफ आ गए, थोड़ा सा टर्की की तरफ चले गए, एनातोलिया की तरफ चले गए, थोड़ा सा ऊपर यूरोप की तरफ चले गए। तो इन्होंने मैप भी बना दिया। ही एक्चुअली वाज द फर्स्ट टू मेक द फर्स्ट वर्ल्ड मैप, इसलिए इसको फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले वर्ल्ड मैप बनाया। बट वो वर्ल्ड मैप ऐसा नहीं था जैसा आज का वर्ल्ड मैप है, बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड वॉज वेरी वेरी लिमिटेड। कैसी थी? लिमिटेड थी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ
कार्टोग्राफी। नाउ द लास्ट इसका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे कि ही प्रपोज्ड और सजेस्टेड दैट अर्थ इज नॉट फ्लोटिंग और सराउंडेड बाय वाटर, अर्थ इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द स्पेस। अर्थ एक बॉल की तरह है, सॉरी, अर्थ इज अ डिस्क विच इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द स्पेस। मतलब जैसे आज भी अगर आप देखो तो अर्थ कहीं स्पेस में, बीच में फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में है। समझ आ गया? सो कुछ इन कारणों से हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। सो वी हैव अनेक्समेंडर के 2-3 अकाउंट लिखेंगे, ज्यादा नहीं। अनेक्समेंडर का क्या कंट्रीब्यूशन है? अनेक्समांडर 5th सेंचुरी BC, फादर ऑफ कार्टोग्राफी, फादर ऑफ कार्टोग्राफी है, प्रिपेयर्ड फर्स्ट वर्ल्ड मैप, पहला वर्ल्ड मैप बनाया, डिपिक्टिंग, क्या डिपिक्ट कर रहा था? डिपिक्टिंग लोकेशन, 3 लोकेशन को डिपिक्ट किया। वन वॉज, पहला लोकेशन क्या है? लीबिया। नाउ ये जो लीबिया है ये कौन सा लीबिया है? लीबिया इज इन अफ्रीका को लीबिया बताया, और यूरोप को यूरोपा बताया, और फिर हमारे पास थर्ड कौन है? एशिया। अब एशिया, तब इंडिया का इनको बहुत ज्यादा पता नहीं था, एशिया माने तो टर्की, सराउंडिंग एरिया में। अब जैसे यहां अफ्रीका है तो इनके नजदीक में ये लीबिया है, इनके नजदीक में यहां पर कौन है? दिस इज टर्की। और यहां पर कौन है? ये है आयोनिया, इसको बोलते हैं हम ग्रीस। ग्रीस में बैठ करके ये इनको सिर्फ इतनी लोकेशन का पता चल रहा है। सो इतना इसका वर्ल्ड मैप था, और इसी के आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल हिम एज द फादर ऑफ कार्टोग्राफी। नाउ इसको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। व्हाई? बिकॉज ही इनोवेटेड या फिर डिस्कवर्ड नोमोन। और ये जो नोमोन है ये है क्या है? नोमोन इज द सनडायल। जैसे एडवांस स्टडी में हमारे पास सनडायल है ना, वही नोमोन इट इज अ सेंट्रल पोल, या लिखो इट इज अ वर्टिकल पोल ऑन सर्कुलर डिस्क टू मेजर द टाइम ऑफ डे। दिन में जो टाइम होता है उसको मेजर करना है, मेजर द टाइम ऑफ डे, और टू मेजर द इक्विनॉक्सेस एंड एक्लिप्सेस। एक्लिप्सिस पता है ना आपको क्या होता है? एक्लिप्सिस ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग जाते हैं, उनको मेजर करने के लिए किसका यूज उसने किया? इस वर्टिकल पोल ऑन अ सर्कुलर डिस्क। ये ऐसा सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर ऐसा एक पोल लगा होता था। नाउ जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे उसकी शेडो का जो साइज है वो कैसा होना शुरू होता है? छोटा या फिर बड़ा होना शुरू। जब सन अपने होराइजन पर होता है तो शेडो का साइज सबसे बड़ा होता है, जब वो अपने ऊपर बिल्कुल वर्टिकली ऊपर होता है तो शेडो का साइज सबसे छोटा होता है। सो दैट मींस द नून। और यहां पर होगा वो क्या होगा? डस्क। और यहां पर होगा तो क्या होगा? डॉन। सो डॉन एंड डस्क, या फिर जो नून है, इसको किसके आधार पर वो मेजर कर रहा है? बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द शेडो कास्टेड बाय द दिस वर्टिकल पोल प्लांटेड ओवर दिस सर्कुलर डिस्क। समझ आ गया? नोमोन। फिर इसने एक और बात की अर्थ के शेप के बारे में। अर्थ इज अ डिस्क सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड इन द कहां पर? स्पेस। अर्थ इज अ डिस्क फ्रीली सस्पेंडेड इन द स्पेस। नाउ द कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स इन प्रोवाइडिंग द सब्जेक्ट मैटर टू ज्योग्राफी? सीधा इस पर जो है 10 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है, वहां पर आपने इस तरह से इसको पॉइंट बाय पॉइंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन
लिखनी है। समझ आ गया? नाउ अनेक्सेंडर के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आता है हमारे पास, हिज नेम इज योर हिकैटियस। नाउ हिकैटियस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो हिकैटियस जो है वो भी 5th सेंचुरी बीसी में ही था। नाउ हिकैटियस ने एक बुक लिखा है, बुक इज जेस पीरियोडस। नाउ जेस पीरियोडस क्या है? it is known as travel around the world. नाउ ये जो बुक है, दिस इज द फर्स्ट ज्योग्राफिकल अकाउंट, फर्स्ट सर्वाइविंग ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ गया? सो ये जो बुक है, दिस इज द फर्स्ट सर्वाइविंग ज्योग्राफिकल अकाउंट, ज्योग्राफिकल अकाउंट, ज्योग्राफिकल अकाउंट है। मेंशनिंग क्या क्या इसमें है? मेंशनिंग अबाउट कोस्ट, कोस्ट के बारे में लिखा है, रीजन के बारे में लिखा है, प्लेसेस के बारे में लिखा है, पीपल के बारे में लिखा है। पीपल, मेंशनिंग अबाउट कोस्ट, रीजन, पीपल, प्लेसेस, या फिर लोगों की कस्टम्स के बारे में लिखा है। किसमें? इस बुक में। सो हिकैटियस 5th सेंचुरी बीसी में ही रोट दिस जेस पेरियोडस, दैट इज द ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। इट इज द फर्स्ट सर्वाइविंग जियोग्राफिकल अकाउंट, प्रेजेंटली भी ये है, एंड इट मेंशन अबाउट द कोस्ट, रीजन, प्लेसेस एंड पीपल्स। नाउ इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफाइड है 2 चैप्टर्स में या फिर 2 वॉल्यूम्स में। एक है यूरोप के बारे में और दूसरी किसके बारे में है? दूसरी है एशिया के बारे में। देयर आर 2 वॉल्यूम्स इन दिस बुक, वन इज अबाउट एशिया एंड अदर इज अबाउट यूरोप। ठीक है, वो दुनिया में अलग अलग प्लेसेस में जाने लगा और वहां पर जो भी इवेंट हुए उन इवेंट को उसने क्या करना शुरू कर दिया? लिखना शुरू कर दिया, पेन डाउन करना शुरू कर दिया। और वही दिस फर्स्ट अकाउंट, फर्स्ट सबसे पहले अगर हम बोलेंगे दिस फर्स्ट एंड ट्रेवल अकाउंट वाज एक्चुअली हिज जेस पेरियोडस। इसको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी हम बोलते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जब अब आप आते हैं इसको, इसके बाद वो कौन होता है? हेरोडोटस। नाउ हेरोडोटस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस हेरोडोटस इज सो इंपॉर्टेंट? सो कहीं 15th to 4th सेंचुरी बीसी में ही ये भी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ इसने क्वेश्चन किया, ही क्वेश्चन द एस्टैब्लिश्ड बिलीफ। ये थोड़े से इनलाइटन लोग होने लग गए, जो लेटर ग्रीक आने लगे ना, वो थोड़े इनलाइटन होने लगे। उन्होंने एस्टैब्लिश जो डॉगमा थे, एस्टैब्लिश जो बिलीफ थे, उनको क्वेश्चन करना शुरू किया। एंड ही पुट फॉरवर्ड सम रियलिस्टिक और लॉजिकल व्यूज अबाउट द प्लेसेस। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी इन ए सेंस, बट इसने जब जब ये फादर ऑफ हिस्ट्री, सॉरी, इज नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। नाउ जब इसने हिस्ट्री को लिखना शुरू किया तो उसने कुछ ज्योग्राफिकल अकाउंट को उसमें इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। तो जब वो यहां पर जा रहा था, यहां पर वो जब जा रहा था इजिप्ट में, तो उसने देखा कि नीचे से एक रिवर आ रही है और ये रिवर कौन सी है? दिस इज द नाइल रिवर। तो पूरे के पूरे डेजर्ट में सिर्फ उसको कौन मिला? ये इजिप्ट ही मिला जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर ग्रीनरी है। नाउ उसने क्या कॉन्क्लूड किया कि दिस इजिप्ट इज हैबिटेबल, दिस इजिप्ट हैज द फर्टाइल अलूवियल सॉइल ड्यू टू द रिवर डेपोजिशन। नाउ द एस्टैब्लिश्ड बिलीफ वाज दैट कि डेल्टा फॉर्म्स व्हेन डेविल डांस। जब डेविल डांस करता है तो उसके पैरों के निशान से क्या बन जाते हैं? डेल्टाज बन जाते हैं, और ये डेल्टाज जो है बहुत फर्टाइल होते हैं। सो he stated that the Egypt is Egypt is is the sorry Egypt is the gift of Nile, gift of Nile, and देखो, and formed due to river
क्या लिखो, फॉर्म ड्यू टू नाइल deposition nile deposition of sediment, nile deposition of sediment, not due to, not due to क्या लिखोगे, डेविल डांस, डेविल के डांस से नहीं बनी है, किससे बनी है, नाइल के डिपोजिशन से बनी है। नाउ दिस वाज द जियोग्राफिकल अकाउंट जिसको उसने आइडेंटिफाई किया। उसने क्या आइडेंटिफाई किया, यहां पर लिख लिया सभी ने, उसने यहां पर आइडेंटिफाई किया कि जब ये रिवर मूव करती है, जब ये रिवर मूव करती है तो रिवर अपने साथ ऊपर से क्या लाती है, बहुत सारा सेडिमेंट लाती है, और जब वो कहीं अपने समंदर में मिलती है तो उससे पहले उसको इस तरह से डिपॉजिट कर देती है। नाउ ये जो फिनोमिना है, ये जो लैंडफॉर्म है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला है रिवर। नाउ इसके बारे में जानकारी सबसे पहले कौन देता है, जानकारी देता है हेरोडोटस। सो क्वेश्चन क्या था, बिलीफ क्या था कि ये जो डेल्टास बनते हैं ये तब बनते हैं जब डेविल डांस करता है। सो अब लेटर ग्रीक्स में क्या हो रहा है, एक तरह का एनलाइटनमेंट आ रहा है, वो लॉजिक और रीजन की तरफ अपने व्यू को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, वो जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है उससे अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, और जो रियलिस्टिक एंड लॉजिकली जो करेक्ट बातें होती है उनकी तरफ वो जा रहे हैं। और इसी फ्लो में, इसी सीक्वेंस में द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दैट कम्स इज योर एरिस्टोटल। प्लेटो को हम स्किप करेंगे, हम यहां पर किसको करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज योर एरिस्टोटल। नाउ एरिस्टोटल इज समवेयर इन 3rd century BC में। He was the most enlightened thinker of his time। वो बहुत enlightened thinker था of his time। कैसे वो सबसे enlightened था, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, खास करके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया तो उसने मेडिसिन की तरफ भी बहुत सारी चीजें दी, सोसाइटी के बारे में बताया, उसने बहुत सारे एरियाज के बारे में बताया, बट सबसे इंपॉर्टेंट उसने ज्योग्राफी के बारे में भी बहुत सारी बातें। सो उसने सबसे पहले कुछ फिनोमिनाज को देखा, लाइक उसने लूनर एक्लिप्स को देखा, लाइक उसने डिसअपियरिंग शिप को देखा, लाइक उसने अदर सेलेस्टियल बॉडी को देखा, सब उसको राउंड दिख रहा था। तो जब उसको राउंड दिखा तब उसने क्या बताया कि राउंड शेप अगर सब बॉडीज का है, अगर लूनर एक्लिप्स के दौरान अर्थ का जो शेडो पड़ रहा है वो राउंड है, इसका मतलब अर्थ इज नॉट अ फ्लैट डिस्क, इट इज अ स्फीयर। अर्थ क्या है, स्फीयर है। लूनर एक्लिप्स का मतलब क्या है कि जब हमारे पास यहां पर ये सन है और सन से जब किरणें पड़ रही है और बीच में कौन आ गया, प्लेनेट अर्थ आ गया, और यहां पर हमारे पास कौन है, ये मून है। मून के ऊपर जब प्लेनेट अर्थ की शेडो कास्ट हो रही है वो कैसी है, वो राउंड है। जब लूनर एक्लिप्स के दौरान ये शेडो कैसी है, राउंड है। तो फिर उसने क्या कंक्लूड किया कि राउंड शेडो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर या फिर स्फेरिकल बॉडी की हो सकती है, इसलिए अर्थ जो है वो डिस्क ना होकर क्या है, एक स्फीयर है, फुटबॉल की तरह अर्थ का शेप हो सकता है। वन पॉइंट। दूसरा उसने क्या बताया कि देखो अर्थ के पास कर्वेचर है। कर्वेचर क्यों है, कर्वेचर का मतलब होता है कि अर्थ की जो सराउंडिंग है वो कैसी हो रही है, वो कर्व हो रही है। क्यों कर्व हो रही है, कैसे उसको पता चला कि अर्थ के पास कर्वेचर है, क्योंकि जब वो किसी जगह पर बैठा है कोस्ट पर और वो देख रहा है कि कोई शिप आ रहा है, कोई बोट आ रही है, पहले उसे कौन दिखता है, उसका मास्ट दिखता है। अगर फ्लैट एरिया ही होता, अगर ये फ्लैट एरिया ही होता अर्थ का और इधर से अगर कोई बोट आती तो उसको, उसकी नजर पूरी की पूरी बोट पर ही पड़ती। बट जब वो देख रहा है कि क्या हो रहा है कि जब ये बोट आ रही है तो पहले उसको सिर्फ मास्ट दिख रहा है, ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, कर्वेचर है। सो ऐसी कुछ इंपेरिकल रिसर्च के बाद उसने इस बात को सत्यापित किया, इस बात को एस्टैब्लिश किया, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट डिस्क, इट इज ए स्फीयर। समझ आ गया। नाउ अब हमारे पास क्या है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट हम लिखेंगे। वी हैव दिस एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बताते हैं, ऑन सम इंपेरिकल ग्राउंड, लिखो ऑन सम इंपेरिकल ऑब्जर्वेशंस, ऐसे लिखेंगे,
on some empirical observation like circular shadow during lunar eclipse. Second, departing or arriving ship to coast. Departing or arriving ship to coast. He concluded that Earth is sphere. अर्थ क्या है? एक स्फीयर है. अर्थ इज अ स्फीयर. मोस्ट इनलाइटेंड थिंकर ऑफ हिज टाइम है. एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन लाइक सर्कुलर शैडो ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स, डिपार्टिंग और अराइविंग शिप टू द कोस्ट, ही कंक्लूडेड दैट अर्थ इज अ स्फीयर. नाउ सबसे बड़ी बात इसने क्या बताई? देखो, इसने हमें बताया कि हमारे पास ओइकोमेने है. ही कॉइंड द टर्म, उसने टर्म को कॉइन किया. कॉइंड द टर्म ओइकोमेन, जिसको बोला गया है एक्यूमेने. ही कॉइंड दिस टर्म दैट इज एक्यूमेन. नाउ ये टर्म होती क्या है? ये बोलती क्या है? ये टर्म हमारे पास बोलती है कि जो हैबिटेबल वर्ल्ड है, जो लिविंग एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, वो वेरी करता है. उसमें जो लिविंग कंडीशन है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग latitude. According to the changing latitude, he explained, लिखो, explained how the habitable world changes with changing latitude. तो उन्होंने हमें क्या बताया कि जब ये एक्यूमेन या फिर ओइकोमेन को ये कॉइन कर रहे हैं, इस टर्म को, इस कंसेप्ट को दे रहे हैं, तब वो क्या बता रहे हैं? एक्सप्लेन्ड हाउ द हैबिटेबल वर्ल्ड चेंज विद चेंजिंग लैटिट्यूड. नाउ ही ऑल्सो गेव दिस कंसेप्ट दैट क्लाइमेट ऑफ अर्थ, आप जो है इसको डिवाइड करोगे कितने जोन में? यू कैन डिवाइड दिस क्लाइमेट ऑफ अर्थ इनटू 3 जोन बेस्ड ऑन लैटिट्यूड. कौन कौन से जोन है? वन इज योर टॉरिड जोन, अदर इज योर टेम्परेट जोन, एंड थर्ड वन इज योर फ्रिजिड जोन. सभी ने पढ़ा है इन जोन के बारे में. तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. सो उसके अकॉर्डिंग एक्यूमेन क्या है? जहां पर वो खुद रह रहा है. वो खुद कहां पर रह रहा है? ग्रीस में रह रहा है. वो कैसी लोकेशन है? टेम्परेट लोकेशन है. वहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है. सो वहां पर कंडीशंस कैसी है? आइडियल्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम, एक्यूमेन is the location which is ideally suitable for habitation, which have the capability to support the maximum number of population. Now उसके अकॉर्डिंग ऐसा जो एक्यूमेन है वो कौन है? वो टेम्परेट जोन है जहां पर हम रहते हैं, क्योंकि यहां पर ना तो बहुत ज्यादा धूप होती है, ना ही यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है. द आइडियल प्लेस टू लिव इज नॉन एज एक्यूमेन, एंड दिस एक्यूमेन अकॉर्डिंग टू हिम वाज द टेम्परेट जोन वेयर ही वाज लिविंग. अब ये टेम्परेट जोन अगर आप अर्थ में देखो तो कहां है? 30 डिग्री नॉर्थ तक आपके पास ट्रॉपिकल है, और उसके बाद 45 डिग्री तक, या फिर सॉरी 70 डिग्री तक आपके पास टेम्परेट है. और इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो कौन सा जोन आ जाता है? फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन में एक्सट्रीम कोल्ड होती है, टॉरिड जोन में एक्सट्रीम गर्मियां होती है, टेम्परेट जोन में मॉडरेट कंडीशंस पाई जाती है. सो अकॉर्डिंग टू हिम, द आइडियल प्लेस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट और पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट? इज द टॉरिड जोन. So we have, sir, I don't know how to write answer question asking the, will you guide this also to us? Yes, बिल्कुल गाइड करेंगे जी. जीवेश जी, and what about notes? Will you narrate us? नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जीवेश जी. पीडीएफ फॉर्म में भी आपको नोट्स दिए जाएंगे.
बाकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरिया है उसको हम क्लास में भी लिखेंगे, जैसे अभी हम लिख रहे हैं। सम ऑफ द एरियाज जो हमने जीएस में पढ़े हैं उसमें हम बहुत टू द पॉइंट चलेंगे। जो हमने जीएस में पढ़ा है ना, जिसमें एक्स्ट्रा राइटिंग की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको हम थोड़ा सा टू द पॉइंट लिखेंगे, है ना। यहां तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं ताकि आप एक एनालिसिस कर पाओ, है ना। एंशियंट स्कॉलर या फिर जो मॉडर्न स्कॉलर है उनको आपस में कंपेयर कर पाओ, उस कंटेक्स्ट में हम इसको कर रहे हैं। समझ आ गया? विल दोज नोट सफिशिएंट फॉर द ऑप्शनल पर्सपेक्टिव? बिल्कुल बिल्कुल, वो सफिशिएंट होगी जी। जीवेश जी, आपको समझ आ रहा है क्लास में अभी? ओके। और हमारे बीच में कौन है जीवेश के साथ? एक बार सभी ने हेलो करो। कौन है क्लास में? विदुषी जी, ठीक है। नाउ एक इसका कंट्रीब्यूशन और है, ही वॉज द पर्सन हु क्वेश्चन सम एस्टेब्लिश्ड बिलीफ। इन्होंने भी बहुत सारे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बेस पर, है ना। सनलाइट, आगे हम जाएंगे ना तो आपने पढ़ा है कि लैटिट्यूड के साथ साथ सनलाइट कम होती चली जाती है, उसके कारण जो है फिर सर्दियां आनी शुरू हो जाती है लैटिट्यूड के बेस पर। नाउ यहां पर आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि उसने क्वेश्चन किया, ही क्वेश्चन सम एस्टेब्लिश्ड बिलीफ। क्या बिलीफ थे? ही क्वेश्चन सम एस्टेब्लिश्ड बिलीफ। बिलीफ, वो क्या बिलीफ थे विच ही क्वेश्चन? अब वो बिलीफ थे हमारे पास, जब अर्थक्वेक आते हैं दैट मीन्स गॉड इज डांसिंग, जब रेन होती है दैट मीन्स गॉड इज क्राइंग, और जब वोल्केनो आता है दैट मीन्स गॉड इज एंग्री। तो उन्होंने क्या बताया कि दीज आर सम ऑफ द मिथ्स दैट आर देयर इन द ग्रीक सोसाइटी। सो ही क्वेश्चन दीज मिथ्स, और उन्होंने एक्सप्लेन किया दीज ऑल आर नेचुरल फिनोमिना। ये सब नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो होते रहते हैं, इसमें गॉड का कोई रोल नहीं है। सो दिस वॉज द contribution of this person whose name was एरिस्टोटल। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम, एक पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन, कॉमा ऐसे लिखो, बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन कॉमा सोसाइटी is regulated or shaped by the climate, is regulated or shaped by the climate। जैसे आप देखोगे कि हम लोग विंटर्स में जैकेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? बिकॉज क्लाइमेट डिमांड्स अस टू डू सो। समर्स में हम व्हाइट शर्ट पहनते हैं, क्यों? बिकॉज क्लाइमेट गर्म हो जाता है ना। सो कहीं ना कहीं वो क्या बता रहे हैं कि द सोशल बिहेवियर और द लाइफ स्टाइल और द कल्चर, दीज ऑल थिंग्स आर रेगुलेटेड बाई द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे पास पर्सन है, हिज नेम इज व्हाट? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज ने को आपने ज्योग्राफी में हमेशा याद रखना है। कहीं फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास ये थे, और इनको भी हम फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। ही इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्यों हम इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं? बिकॉज ही कॉइंड द टर्म जियो प्लस ग्राफो, है ना। इन्होंने ही कॉइन किया है टर्म को, कॉइंड टर्म जियोग्राफो। नाउ दिस इज प्योर प्रीलिम फॉर्मेशन जियोग्राफोस, है ना। ये जो जियोग्राफो को उन्होंने कॉइन किया है। नाउ इसका एक इंपॉर्टेंट व्यू ये भी है कि ही वॉज द फर्स्ट हु मेजर्ड सर्कमफेरेंस। अर्थ का सर्कमफेरेंस इन्होंने मेजर किया। जिसने लिखा है, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हु मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। कितना सर्कमफेरेंस है अर्थ का? 39,000। दिस इज 39,375 के आसपास
जो इसका अर्थ का सर्कमफ्रेंस है, इसको इन्होंने मेजर किया। नाउ जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज्योग्राफी क्या है, इन्होंने एक डेफिनेशन भी ज्योग्राफी का दिया है, जो एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बन जाता है ज्योग्राफिकल स्टडी का। वो डेफिनेशन है, ज्योग्राफी स्टडीज द प्लेनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन। समझ आ गया? सो ही डिफाइंड ज्योग्राफी। डिफाइंड ज्योग्राफी कैसे डिफाइन किया ज्योग्राफी को? इट इज द स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ, स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ एज होम टू ह्यूमन। स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन। समझ आ गया? सो दिस वॉज द एराटोस्थनीज, फर्स्ट सेंचुरी एडी, फादर ऑफ जियोग्राफी, कॉइन टर्म जियोग्राफोस, फर्स्ट हु मेजर्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, मैथमेटिकली इसको मेजर किया। एंड ही वॉज द पर्सन जिसने क्या लिखा कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? इट इज टू स्टडी द प्लेनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन। ज्योग्राफी में सिर्फ उन बातों को स्टडी करो जिसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? ह्यूमन से है। सो अगर ये क्रस्ट है, यू हैव टू, अगर ये पूरा अर्थ है, यू डू नॉट हैव टू स्टडी द इंटीरियर कोर ऑफ द अर्थ, और यू डू नॉट हैव टू स्टडी द मून और द सन, यू ओनली हैव टू स्टडी दिस आउटर मोस्ट थिन शेल्फ। ये जो बाहर की एक परपट्टी है, एक शेल है, इसको स्टडी करो, बिकॉज दैट इज वेयर द ह्यूमंस लिव। आपको माउंटेन, नदी, नाले ज्योग्राफी में स्टडी करने चाहिए। दिस वाज द व्यू दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय इराटोस्थनीज। इसमें फिर बात आगे जाकर बातें बहुत बदली। सो ये सभी के सभी क्या थे यहां तक जो हमने किए? दीज ऑल वर द ग्रीक स्कॉलर्स। इसके बाद हमारे पास एक पर्सन आता है, स्ट्रैबो। नाउ दिस स्ट्रैबो एक रोमन स्कॉलर है, रोमन स्कॉलर। नाउ ये क्या बताता है? ये ज्योग्राफी को रीजनल लेवल पर ले जाता है। इसने एक बुक लिखी है, दैट इज योर जियोग्राफिका। जियोग्राफिका वाज द बुक रिटन बाय हिम, स्ट्राबो। जियोग्राफिका इसने लिखी है, ठीक है। और इसमें इसने पीपल एंड प्लेसेस के बारे में लिखा है। दिस बुक इज अबाउट पीपल, प्लेसेस, कस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, This book is about administration, people, places and customs. इसके बारे में ये किताब इसने लिखी है। 17 वॉल्यूम की एक सर्वाइविंग बुक है, दैट इज योर जियोग्राफिका, स्ट्राबो। नाउ स्ट्राबो का इंपॉर्टेंट रोल है कि इसने ज्योग्राफी को रीजनल लेवल पर लिया। सो ही इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। हाउ? ही एक्चुअली ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट कि जो स्टेट्स है या फिर जो नेशन है, वो किस प्रकार से बनते हैं ड्यू टू द फिजिकल बैरियर। नाउ ही एक्सप्लेन्ड दैट रोल ऑफ फिजिकल बैरियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड ए नेशन। लाइक उसने बताया कि हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहां पर ग्रीस में और इटली में, और इधर जो ये हमारे पास एनाटोलिया है, यहां पर हमारे पास आल्प्स माउंटेन है, यहां पर हमारे पास दिनारिक्स है, और इधर को हमारे पास ये आयोनियन सी है। ये सब ज्योग्राफिकल बैरियर है जिसके कारण यहां पर रोमन सिविलाइजेशन बन रही है, यहां पर ग्रीक सिविलाइजेशन बन रही है, और जिसके कारण यहां पर टर्किश सिविलाइजेशन या फिर एनातोलियन सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द आइडिया दैट का स्टेट का फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ व्हाट? द फिजिकल बैरियर। बीच में जो फिजिकल बैरियर है उसके कारण स्टेट का फॉर्मेशन होता है या फिर नेशन का डेवलपमेंट होता है। इस बात पर उसने ज्यादा स्ट्रेस किया। जैसे हमारे पास इंडिया में है, इन इंडिया वी हैव द हिमालय एज द इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर, और उससे ऊपर को चाइनीज सिविलाइजेशन बन रहा है और नीचे को इंडस सिविलाइजेशन बन रहा है, और ऊपर की तरफ बाद में फिर हमारे पास कन्फ्यूशनिज्म आ रहा है चाइना में, और इंडिया में हमारे पास क्या है? हिंदुइज्म, फिर बौद्धिज्म आ रहा है। ये सब कब आए हैं? जब बीच में एक फिजिकल बैरियर था। सो ही, देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, दिस बुक हैज सम मेंशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल, प्लेसेस एंड कस्टम्स
One point, he emphasized geographical features role in state formation. He emphasized the role of geographical feature, in what? State or nation development. नेशन का मतलब होता है कल्चरल एंटिटी, स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल एंटिटी, है ना? हाँ, स्टेट इज द पॉलिटिकल एंटिटी जहां पर स्टेट के बॉर्डर होते हैं, और जो नेशन होता है वो क्या होता है? कल्चरल एंटिटी, है ना? जैसे हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, सो वी आर रेफरिंग टू द नेशन. जब हम इंडिया बोलते हैं, वी आर रेफरिंग टू द इंडियन स्टेट, है ना? नेशन इज द कल्चरल एंटिटी. जैसे हम पढ़ेंगे बाद में, हम कुर्दिस्तान के बारे में पढ़ेंगे. कुर्दिस्तान, सो कुर्दिस्तान क्या है? ये एक नेशन है. इसका कोई ज्योग्राफिकल टेरिटरी इसके पास नहीं है. दे डू नॉट हैव अ सोवरन गवर्नमेंट, बट दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी. और इस आइडेंटिटी के कारण हम उनको क्या बोलते हैं? कुर्द पीपल बोलते हैं. और इन्होंने इकट्ठा होकर एक नेशनहुड बनाया है, एंड दैट नेशनहुड इज द कुर्दिस्तान. नाउ दिस कुर्दिस्तान इज शेयर्ड बाय हुम? सीरिया के पास है, ईरान के पास है, इराक के पास है, और ऊपर को कौन है? टर्की के पास है. सो दिस इज द कुर्दिस्तान. कुर्दिस्तान क्या है? इट इज नॉट अ स्टेट, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नेशन, जो इन 4 स्टेट्स में, 4 कंट्रीज में फैला हुआ है. तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ मल्टी स्टेट नेशन, कुर्दिस्तान. इसके बारे में हम बाद में करेंगे, ठीक है? क्लियर है? सो दिस वाज योर व्हाट? स्ट्राबो. अब देखो, स्ट्राबो के बाद, ये स्ट्राबो का जो टाइम था वो कहीं 100 एडी के आसपास कहीं था. नाउ द प्रॉब्लम, अब इसके बाद पहले ग्रीस सिविलाइजेशन थी, उसके बाद रोमन्स आ गए, और उसके बाद वी हैव ए स्पेशल प्रॉब्लम. यूरोपियन हिस्ट्री में एक डार्क एज आ गया, दैट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थियोक्रेसी. अब हमारे पास एक होता है थियोक्रेसी, एक हमारे पास होता है डेमोक्रेसी, एक हमारे पास होता है ऑटोक्रेसी. ये बहुत सारे क्रेसी है हमारे पास, गवर्नेंस के ये मैकेनिज्म है. डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, ऑटोक्रेसी इज द रूल ऑफ द किंग, एंड थियोक्रेसी इज द रूल ऑफ द चर्च. जहां पर रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो गवर्नमेंट सेंटर का काम करते हैं. जैसे इंडिया में अगर आप बताओ, तो अगर सपोज करो कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, आने वाले टाइम में इंडिया में अगर जो टेम्पल्स हैं वहां से जो है गवर्नमेंट चलानी शुरू हो जाए, तो हम बोलेंगे कि इट इज अ थियोक्रेटिक गवर्नमेंट. वहां पर जो भी रूल होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? रिलीजन के अकॉर्डिंग होंगे. वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वे में जो उनका रिलीजियस टेक्स्ट होगा उसको एक सेंक्टिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको एक अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे. अब उस रिलीजियस टेक्स्ट में किसी ने अगर कुछ भी लिखा है, कुछ भी अगर उसमें लिखा है, अगर कोई उसको क्वेश्चन करेगा तो उसको क्या करेंगे? उसको सजा देंगे. तो कहीं ना कहीं 1st सेंचुरी एडी से लेकर समवेयर आगे आकर हमारे पास कहां तक? 1400 या 1500 तक वी हैव ए थियोक्रेटिक रूल इन यूरोप. और थियोक्रेटिक रूल में कभी भी किसी भी प्रकार का स्कॉलरली वर्क नहीं होता. जैसे यहां पर अभी आप देख रहे हो कि ग्रीस में बहुत सारा क्या हो रहा है? स्कॉलरली वर्क हो रहा है. बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो यहां पर क्या कर रहे हैं? बहुत सारे स्कॉलर हैं जो यहां पर अलग अलग बातें कर रहे हैं, अर्थ को लेकर क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि देखो भाई, आप लोग ये सब बातें कर रहे हो, रियलिटी तो ये है. बट 1st सेंचुरी एडी के बाद हमारे पास इसमें एक डार्क एज आ जाता है. देयर इज द लल इन द इनोवेशन इन द यूरोपियन हिस्ट्री फॉर दिस समवेयर 1400 ईयर्स या फिर 1500 ईयर्स. क्यों? ड्यू टू थियोक्रेसी. और इस थियोक्रेसी में क्या है? ये थियोक्रेसी इज रन बाय द बाइबल. और इस बाइबल में क्या लिखा गया है? इसका जो व्यू है वो बात करता है कि जो भी हमारे पास अर्थ के ऊपर हो रहा है वो एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है. मतलब अर्थ के ऊपर कहीं पर आपको माउंटेन बना हुआ दिखता है, कहीं पर आपको ओशन बना हुआ दिखता है, कहीं पर आपको फॉरेस्ट दिखता है,
ये सारी की सारी चीजें जो है ये कैटास्ट्रॉफिकली बनी है। कैटास्ट्रॉफिकली मतलब सुपर नेचुरल पावर से जादू हुआ और जादू से ये सारी की सारी क्रियाएं हो गई। इसमें डायस्ट्रोफिज्म नहीं है, इसमें स्लो रेट ऑफ ऑकरेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं 1400-1500 सालों में दिस ज्योग्राफी वॉज रन बाई सम मिथ्स और सम फॉल्स बिलीव्स supported by which supported by this बाइबल और द थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब उसके बाद क्या होता है, अब इस कैटास्ट्रोफिज्म को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस कैटास्ट्रोफिज्म को हम क्वेश्चन करते हैं। देन द पर्सन कम्स, हम उसके बारे में करेंगे अभी, जेम्स होटन। जेम्स होटन बताता है, देता है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अब देखो ट्रांजिशन कहां से कहां तक इसको समझना है आपने। ज्योग्राफी में ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि पहले हमारे पास है कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म को कौन सपोर्ट कर रहा है, थियोक्रेसी। कौन सपोर्ट कर रहा है, थियोक्रेसी। और पूरे के पूरे 1400 1500 16 साल में क्या चल रहा है, कैटास्ट्रोफिज्म चल रहा है। नाउ जब आप यहां से आ रहे हो समवेयर 1750 के आसपास तक, यहां पर एक पर्सन आता है, उनका नाम से जेम्स हटन। जेम्स हटन अपना एक कंसेप्ट देता है कि ये जो है यहां पर यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या बोलता है कि अर्थ जो है एक तरह के कांस्टेंट चेंज में, हम इसको समझेंगे कांस्टेंट चेंज में है। अर्थ के ऊपर जो भी स्थलाकृतियां हैं वो बन रही है और वो खत्म हो रही है। देयर इज ए साइकिल दैट इज ऑपरेशनल ऑन द क्रस्ट ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, बट द प्रोसेस इज यूनिफॉर्म। अब जैसे आज हम बात करते हैं ना, हम हिमालय को देखते हैं, वी सी द हिमालय। नाउ हिमालय के बनने का जो प्रोसेस है दैट इज द टेक्टोनिज्म, कि इंडियन प्लेट्स जो है वो यूरेशिया से टकराई। द प्रोसेस इज यूनिफॉर्म। नाउ अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन। नाउ अगर हम इससे पहले अरावली की बात करें, अरावली इज द ओल्ड फोल्ड माउंटेन। नाउ अब दोनों के दोनों टोपोग्राफी बहुत भिन्न है इन टर्म ऑफ द टाइम। वन इज यंग, स्टीप ओरोग्राफी है, रिलेटिव रिलीफ बहुत ज्यादा है। अदर इज हाईली डाइसेक्टेड एंड इरोडेड। बट व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, दैट इज द प्रोसेस। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जेम्स ह्यूटन ने जो हमें बताया है 1750 में, इसने बताया कि देयर इज नो कैटास्ट्रोफिज्म। ये सब चीजें भगवान ने नहीं बनाई है। देयर इज ए साइक्लिक साइकिल ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टोपोग्राफिकल फीचर ऑन द प्लैनेट अर्थ। एंड ये सारी की सारी चीजें कब हो रही है, व्हेन द प्रोसेस आर यूनिफॉर्म। सो फीचर्स विल वेरी, उनका डायमेंशन विल वेरी, उनका एज विल वेरी, बट द प्रोसेस विल रिमेन यूनिफॉर्म। समझ आ गया। सो जेम्स हुटन के बाद फिर हमारे पास ज्योग्राफी में अलग अलग डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। समझ आ रहा है। सो यहीं पर हम लिखेंगे कि हमारे पास व्यू क्या होता है। देखो ग्रीक और रोमन का एंड हो गया। अब अरब में आपने कुछ नहीं याद रखना है। अरब में हमारे पास तीन ही स्कॉलर है। दीज आर द थ्री स्कॉलर। वन इज द अल बरूनी, जिसने किताब उल हिंद लिखी है, हिंद लिखी है। उसके बाद अल इदरिसी है, अल इदरिसी है। उसके बाद एक स्कॉलर है इब्न खालदून, खालदून। अब ये कौन है, ये लोग अरेबियन, दे आर द अरेबियन स्कॉलर। इन्होंने कोई इनोवेशन नहीं किया। अब हुआ क्या कि रोम में या फिर हम बात करें ग्रीस में, यहां पर तो चर्च का बोलबाला बढ़ गया। बट रोमन और ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन से पहले बहुत सारा रिसर्च हुआ पड़ा है, रिसर्च हुआ है, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं। इन लोगों को उसका एक्सेस मिल गया समहाउ, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसी को इस तरीके से दिखाना शुरू किया कि इसको हमने बनाया है। तो आने वाले 1300-1400 साल में किसका रूल आएगा, किसका जो रोल है इनोवेशंस में, वो है अरब्स का। और उन्होंने क्या किया, सम हाउ दे गॉट द एक्सेस टू दिस ग्रीको रोमन टेक्स्ट और द स्कॉलरली वर्क, और उसी को उन्होंने रीफ्रेज करके प्रेजेंट किया। उसमें कोई नई चीजें नहीं थी। एक छोटा सा पॉइंट यहां पर लिखो, स्मॉल पॉइंट। अरेबियन स्कॉलर got access to the Greek literature and knowledge.
Arabian scholar had access to the Greek literature. Arabian scholar had access to the Greek literature, had access to the Greek literature and knowledge, and presented their own view, and presented their own view, and presented their own view related to the अर्थ. समझ आ गया? क्लियर हो गया? सो यहां पर, यहां तक हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपली सब्जेक्ट मैटर रेडी हो रहा है. किसका सब्जेक्ट मैटर हमारे पास बना है? किसका? ज्योग्राफी का. अब इसके बाद ज्योग्राफी का क्या होगा? ज्योग्राफी का फॉर्मलाइजेशन होगा. फॉर्मलाइजेशन कब होगा? जब ये जो इनोवेशन में जो यूरोप में लल पड़ा है, जो ये बंद हुआ है, डार्क एज जो है, जब ये डार्क एज खत्म हो जाएगी. Now the second one is the formalization. We have the formalization of geography. Formalization of geography. Now formalization of geography में क्या है? शॉर्ट नोट हमारे पास एक यहां पर है. Between first century AD, between first century AD to कब तक? 1400, या फिर लिखो आप 1400 AD. there was a lull. lull का मतलब हो गया stop. there was a lull in innovation. there was a lull in innovation in Europe. क्यों? due to increasing influence of, किसका influence बढ़ रहा है? influence of church लिखो, या फिर आप लिखो थियोक्रेसी विल बी मोर, एक की टर्म हो जाएगी थियोक्रेसी. रिलीजियस बेस्ड यहां पर एक तरह का रूल है. So there was a lull in innovation in Europe due to increasing influence of theocracy. Now one more point, Christianity promoted the concept of what? क्या concept था? Catastrophism. Promoted the concept of catastrophism that considered that the relief feature on crust is the outcome of sudden supernatural action. So इनका व्यू देखो किस प्रकार का डेवलप हो गया, पूरा का पूरा गड़बड़ व्यू आ गया यहां. तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी में जब हम देख रहे हैं, नाउ द इनोवेशन हैड स्टॉप्ड वेयर? इन यूरोप. वहां पर क्या हो गया? एक लल आ गया, एक स्टॉप आ गया इन द इनोवेशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द थियोक्रेसी. तो इसमें जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसको हम हेरेटिक घोषित कर देंगे. सो नोबडी डेयर टू स्पीक अगेंस्ट द थियोक्रेसी. जिसने बोला उसका सर काट लिया. समझ आ गया? तो इस कारण इसको यूरोपियन हिस्ट्री का डार्क एज भी बोलते हैं. नाउ द व्यू दैट वाज प्रेवलेंट इन द ज्योग्राफिकल डोमेन वाज द कैटास्ट्रोफिज्म दैट सपोर्टेड, दैट सेज दैट कोई भी टोपोग्राफिकल मॉडिफिकेशन हो रही है, इफ इट इज द माउंटेन बिल्डिंग, इफ इट इज द रिवर वैली, इफ इट इज द ग्लेशियर लैंडस्केप,
all are formed due to the sudden processes and then processes is supernatural, मतलब भगवान ने सब कुछ बनाया है और ये जो बना है ये तुरंत बना है, इसमें कैटास्ट्रोफिज्म है, ये सडनली इवॉल्व हो गया, स्लो कुछ नहीं है। मतलब अगर कुछ बन रहा है वो भी बनेगा भगवान की इच्छा से, अगर कुछ घटेगा वो भी घटेगा किसकी इच्छा से, भगवान की इच्छा से। सो आप इसको क्या बोलोगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज द कैटास्ट्रोफिज्म। सो यहां पर इसको क्वेश्चन करने में बहुत लोग आए, जिसमें द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वॉज हुम, इट वॉज जेम्स हुटन, जिसके बारे में हम अभी करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा लिखो, एक पर्सन है बर्नार्ड वेरिनियस, बर्नार्ड वेरिनियस, इसका छोटा सा अकाउंट लिखो। इन्होंने 1650 एडी में ये आए, वॉज द यूरोपियन स्कॉलर अगेन। इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज नॉन एज जियोग्राफिया जनरालिसिस। हिज बुक इज जियोग्राफिया जनरालिस। नाउ he separated geography from geography, he separated geography from cosmology to physical and human aspect। इससे पहले जो ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थ की शेप के बारे में, अर्थ के क्लाइमेट के बारे में, कहीं ना कहीं कॉस्मोलॉजिकल यूनिट के फॉर्म में हम अर्थ को स्टडी कर रहे हैं। सो ही एक्चुअली थोड़ा सा एक पैराडाइम शिफ्ट इन्होंने यहां पर कर दिया। बर्नार्ड वेरिनियस ने, इन्होंने बोला कि ज्योग्राफिकल जनरलाइसिस इनकी एक बुक है, ही सेपरेटेड ज्योग्राफी फ्रॉम कॉस्मोलॉजी। इसमें सिर्फ हम सन मून या फिर सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स या फिर अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन इसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। देयर इज समथिंग एल्स टू बी स्टडीड इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, एंड वो क्या है, दैट वाज द, वो था हमारा ह्यूमन एंड फिजिकल एस्पेक्ट। ह्यूमन के कल्चर को भी हमने स्टडी करना है, फिजिकल कल्चर को हमने स्टडी करना है। सो उन्होंने एक डोमेन दिया था, एक डुअलिज्म दिया था, हिज डुअलिज्म, ही पुट फॉरवर्ड ए डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। उन्होंने ज्योग्राफी में डुअलिज्म को रखा। एक डुअलिज्म में पहला जो था वो था दैट वाज जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी। यहां पर बहुत सारे लॉज की बात हो रही है जनरल ज्योग्राफी में। और दूसरा है दैट इज योर स्पेशल ज्योग्राफी। स्पेशल ज्योग्राफी में क्या स्टडी करेंगे, स्पेशल ज्योग्राफी में हम स्टडी करेंगे रीजनल डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, अभी हमारा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है ज्योग्राफी का, इसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, ओशनोग्राफी करेंगे। फर्स्टली अभी हमारा पर्सपेक्टिव चल रहा था, टॉपिक इज एक्चुअली द पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी। इसके बाद जब हम करेंगे तो हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि मैन एंड इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप कैसा है, द वेरी कोर कंसेप्ट इन ज्योग्राफी, कि हमारा इन्वायरमेंट के साथ कैसा कंसेप्ट है, क्या हम इन्वायरमेंट से हम प्रभावित होते हैं या फिर हम हमारे से इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। अगर हम इफ इन्वायरमेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर तब हम बोलेंगे इसको डिटर्मिनिज्म, है ना। और अगर हमारे से इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है तब हम उसको बोलेंगे पॉसिबलिज्म। नाउ दीज आर सम ऑफ द पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आपने ऐसा प्रीएम्प्ट नहीं करना है कि ज्योग्राफी कुछ दूसरी दिशा में जा रहा है ना। ज्योग्राफी अभी सही दिशा में जा रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जीएस से हम इसको सेपरेट करेंगे ज्योग्राफी को। ठीक है, क्योंकि जीएस वाला पार्ट तो आप सभी ने पढ़ा है। अब एरिया क्या है, कुछ ऐसा एरिया है जो आपके जीएस वाले पार्ट को क्या करेगा, थोड़ा सा और फुल प्रूफ करेगा। तो आपके आंसर में क्या एक सेपरेशन आ जाए। सेपरेशन किस फॉर्म में, कि वो जो जीएस वाला आंसर है वो अलग लगे, वो कैसा लगे, वो ऑप्शनल वाला लगे। वो तब लगेगा जब हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव की तरफ जाएंगे ज्योग्राफी।
समझ आ गया? तो ये हमारे पास क्या है, ज्योग्राफी का डुअलिज्म है। अब जैसे इसमें जनरल ज्योग्राफी में इसने कुछ लॉज दिए हैं, जैसे इसने बोला कि रिवोल्यूशन क्या है, इसने बोला कि रोटेशन क्या है, इसने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बोला, इसने ये सब बातों के बारे में बोला जो हम कॉस्मोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में ये बता रहा है कि माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स क्या है, वैलीज क्या है, या फिर रिवर्स क्या है, इनके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दैट इज द स्पेशल ज्योग्राफी। सो कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफी में प्लैनेट से हम ज्योग्राफी को कहां ले जा रहे हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। समझ आ गया? तो इसके बाद हमारे पास एक पर्सन आता है, हिज नेम इज जेम्स हुटन। जेम्स हुटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स हुटन, नाउ जेम्स हुटन को हम फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी बोलते हैं, वी कंसिडर हिम एज ए फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। जेम्स हुटन इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। किस कंटेक्स्ट में हम इसको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसने कैटास्ट्रोफिज्म को रिप्लेस किया, किससे, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में इसने क्या बताया कि right from the formation or the birth of the earth to the present, there is a continuous cycle of formation and destruction, and this continuous cycle of formation and destruction is very very slow. ये कोई तेज नहीं है। कैटास्ट्रोफिज्म nowhere exist, it is generally the डायस्ट्रोफिज्म। क्या एग्जिस्ट करता है, डायस्ट्रोफिज्म एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण माउंटेन बिल्डिंग होता है, ओरोग्राफिक रिलीफ फीचर बनता है, जिसके कारण वैलीज बनता है, रिवर वैलीज बनता है, वेदरिंग होता है, इरोजन होता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, दे आर द स्लो ऑपरेशनल, दे आर नॉट द सडन ऑपरेशनल थिंग्स। सो कहीं ना कहीं उसने दो चीजें दी। एक उसने बात की, उसका यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या बोलता है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये किस फॉर्म रेट के साथ हो रहा है, स्लो हो रहा है। और ये होने के जो प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेस कैसे हैं, वो प्रोसेस यूनिफॉर्म है। मतलब द प्रोसेस विच आर ऑपरेटिंग टुडे हैव ऑपरेटेड इन द जियोलॉजिकल पास्ट। अगर आज हिमालय का फॉर्मेशन टेक्टोनिक फोल्डिंग की वजह से हो रहा है, तो अरावलीज का या फिर एप्लेचिया का फॉर्मेशन भी टेक्टोनिक फोल्डिंग की वजह से ही हुआ होगा, बट द इंटेंसिटी विल वेरी। हो सकता है हिमालय में अपलिफ्टमेंट का रेट थोड़ा ज्यादा है और एप्लेचिया में अपलिफ्टमेंट का रेट थोड़ा सा कम होगा, या फिर अरावली में थोड़ा कम होगा। नाउ अब हम क्या देखेंगे, इसने क्या बताया कि अगर हम हिमालय को पढ़ेंगे, हिमालय को समझेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें एक प्रोसेस का पता चला। वो प्रोसेस क्या है कि फोल्डिंग हो रही है, और जब फोल्डिंग हो रही है तो इसके आधार पर हम किसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, हम पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन के बारे में भी जानकारी जुटा सकते हैं। बाय स्टडिंग द प्रोसेसेस दैट आर ऑपरेटिंग टुडे, we can find out the reason of the upliftment of some most ancient mountains. So कहीं ना कहीं उसने एक स्टेटमेंट दी है कि पास्ट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। उसका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। अगर आप ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, किसी टोपोग्राफी को, तो आपको किसको समझना पड़ेगा, आज जो प्रोसेस ऑपरेट हो रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। मतलब बाय स्टडिंग द हिमालयन ओरिजिनी यू विल फाइंड आउट द ओरिजिनी ऑफ अपलेचिया, द ओरिजिनी ऑफ अरावली। व्हाई? द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज माउंटेन इज द सेम। समझ आया? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। द प्रोसेस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज सेम। ओनली और ओनली क्या हो रहा है, साइक्लिक फॉर्मेशन, एंड क्या हो रहा है साथ में, साइक्लिक डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दिस वॉज सजेस्टेड बाय द जेम्स हुटन। सो जेम्स हुटन का एक व्यू लिखो, क्या है हमारे पास जेम्स हुटन का व्यू, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। सो उसने क्या दिया है जेम्स हुटन ने, लिखो, ही प्रपोज्ड यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म
proposed uniformitarianism, which says, क्या बोलता है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द अर्थ, ऐसे लिखो सिंपली, राइट फ्रॉम द birth to present, right from the birth to present, earth has experienced multiple phases of evolution and destruction, of relief feature, full stop. Right from the birth to present, earth has experienced multiple phases of evolution and destruction of relief features, but the processes for this evolution and destruction, process of this evolution and destruction is uniform. प्रोसेस कैसा है? यूनिफॉर्म है, एक जैसा है. प्रोसेस फॉर दिस एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म हो गया. नाउ जेम्स हटन के यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के थ्री इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, तीन प्रिंसिपल्स है, थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. ये तीन प्रिंसिपल क्या है? नंबर वन, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट. What is the present is the key to past. मतलब आज के प्रेजेंट में कुछ प्रोसेसेस को समझो तो आपको पास्ट के बारे में जानकारी आप जुटा सकते हैं. दूसरा प्रिंसिपल है देयर इज नो वेस्टाइज, देयर इज नो vestige of beginning and no prospect of end. So this is the very important statement that was suggested by James Hutton in Uniformitarianism. Present is the key to past. There is no vestige of beginning and there is no prospect of end. मतलब शुरुआत कब से हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है. शुरुआत का हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई निशान नहीं है, और एंड कब होगा इसकी भी कोई संभावना नहीं है. छोटा सा पॉइंट लिखो, देयर इज ए साइक्लिक साइकिल ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन. इट सेज देयर इज cyclic cycle of formation and what destruction. तो यहां पर एक साइक्लिक साइकिल है, एक ऐसा चक्र है लगातार चल रहा है. किसका? पहाड़ बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. सिर्फ यूनिफॉर्म क्या है? थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. या लिखो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस which have operated in the past, are operating presently, but with different intensity. तो ये क्या बताता है?
process operating today have operated in past but with different intensity. इंटेंसिटी में फर्क हो सकता है क्योंकि वो कोई बहुत तीव्रता से घटित हो रहे हैं, कुछ स्लो रेट के साथ घटित हो रहे हैं, बट हाँ प्रोसेसेस क्या है, वही है जो आज प्रोसेस है वही पहले भी चला। अब देखो क्वेश्चन कभी कहां पर आता है, क्वेश्चन कभी आता है माउंटेन बिल्डिंग पर, कभी क्वेश्चन आया माउंटेन बिल्डिंग पर। तो माउंटेन बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो आपके पास कुछ माउंटेन होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन और कुछ होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। ये ओल्ड और यंग फोल्ड माउंटेन क्यों हैं, ये अरावलीज और ये हिमालयाज क्यों है, वाई, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म एंड दैट वाज सजेस्टेड बाय whom, जेम्स हटन। द process of folding, tectonic folding which are operational today have operated in the past. So presently we have the young fold mountain in Himalaya and in past we have the old fold mountain as Aravallis. बोथ टोपोग्राफिकली वेरी करते हैं, स्पेशली वेरी करते हैं, एक कहीं और है दूसरा कहीं और है, टेम्पोरली वेरी करते हैं, एक अभी बना है दूसरा 500-600 मिलियन ईयर पहले बना है, बट व्हाट इज कॉमन इन बोथ, प्रोसेस इज कॉमन। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज कॉमन। टेक्टोनिक फोल्डिंग, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट दोनों में क्या है, कॉमन है। एंड दिस कॉमनैलिटी वाज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय द विलियम सॉरी ये जो हमारे पास जेम्स हटन है, इसने ये कॉमनैलिटी को एक्सप्लेन किया। समझ आ गया जी सभी को यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। नाउ इसके बाद हम करेंगे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बाय सम कंट्रीज या फिर यूनिवर्सिटीज लास्ट में। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विदुषी जी, पूरब जी, आपको क्लियर हुआ? ओके नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बाय यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज ने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे किया, कंट्री वाइज। सबसे पहले जर्मनी, जर्मनी में सबसे पहले ज्योग्राफी को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड किया गया। सो हमारे पास ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ, यहां पर ज्योग्राफिकल सोसाइटी बना दी गई, सोसाइटी ऑफ बर्लिन बना दी गई, ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बर्लिन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1858 में, सॉरी 1828 में, 1828। और एवरी, देखो एक पॉइंट, एवरी यूनिवर्सिटी was mandated to have a separate chair, to have a separate chair और डिपार्टमेंट फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए सभी जितने भी यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में, सब में एक सेपरेट चेयर या फिर डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसी के तहत हमारे पास एक चेयर इस्टेब्लिश होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में सबसे पहले चेयर इस्टेब्लिश होती है इन 1880 के आसपास विथ कार्ल रिटर एज फर्स्ट चेयर। नाउ यहां पर आपने ध्यान रखना है कि ये कार्ल रिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ज्योग्राफी। हम इसका रोल बाद में देखेंगे कि इसका रोल क्या है, कार्ल रिटर का रोल क्या है। ठीक है, इसने ये बताया है
कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर, इसने प्लेनेट अर्थ को एक बायोलॉजिकल एंटिटी कंसीडर कर दिया कि प्लेनेट अर्थ इज नॉट ए डेड एंटिटी, इट इज अ लिविंग एंटिटी। और इसमें जितने भी एस्पेक्ट है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कॉन्टिनेंट है, चाहे वो कोस्टल एरिया, चाहे वो सी है, जितने भी फीचर्स इसके अंदर है, इसके ऊपर है, क्रस्ट के ऊपर है, सबका कोई ना कोई फंक्शनल रोल है। Every feature on this planet Earth had some role to play. This was suggested by whom? Carl Ritter. So यहां पर हम अभी सिर्फ इतना ही लिखेंगे, he was the first chair। तो इससे ज्यादा हम यहां पर लिखेंगे, इसका रोल हम बाद में करेंगे। सेकेंड वन इज चेयर। एक चेयर हमारे पास है 1875 में, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच। यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच में 1875 एडी में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी स्टैब्लिश बना। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी वॉज एस्टेब्लिश्ड। और इसका जो चेयर था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम इसको पढ़ेंगे कल ही। इसका जो चेयर था, हिज नेम इज फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। नाउ व्हाई दिस फ्रेडरिक रेटजेल इज सो रेनाउड? इन्होंने बताया है, he proposed the concept of determinism। concept of determinism, he proposed the concept of determinism। अब डिटर्मिनिज्म क्या होता है? सुना है आपने कभी डिटर्मिनिज्म के बारे में? यस, डिटर्मिनिज्म सेज environment is powerful, environment is powerful then human। अब वो देख रहा है कि हमारे जो आंखों का रंग है, बालों का स्टाइल है, स्किन टोन है, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। सो जब सब कुछ इन्वायरमेंट रेगुलेट कर रहा है, हम क्या खाएं, हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस है, रिलेशनशिप है, कल्चर है, सब कुछ इन्वायरमेंट रेगुलेट करता है। तो उसने ह्यूमंस को बिल्कुल ही पैसिव एजेंट बना दिया। उसने बोला कि ह्यूमन खुद कुछ नहीं कर सकता है, इट एवरी बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। सो दिस वाज सजेस्टेड बाय, दिस वाज गिवन बाय द रेटजेल। और ये जो क्वेश्चन है इस बार आपके एचएस के ऑप्शनल में भी आया था, इसको हम पर्सपेक्टिव में डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे पर्सपेक्टिव में 3 थीम आते हैं। एक आता है हाउ दिस प्लैनेट अर्थ इज होम टू ह्यूमन, इसको डिस्कस करो। दूसरा आता है आवर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 3 पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफी में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ यहां से जब हम बाहर जाते हैं तो फिर हमारे पास आता है फ्रांस। सो फ्रांस में भी हमारे पास कुछ सोसाइटीज को एस्टेब्लिश किया गया। लाइक वन सोसाइटी यू हैव इज द पेरिस ज्योग्राफिकल सोसाइटी 1821। पेरिस ज्योग्राफिकल सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, बट बहुत ज्यादा इसमें कोई फोकस नहीं था। इसमें ज्योग्राफी वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने ज्योग्राफी को हिस्ट्री का ही हिस्सा रखा, बट हाँ सोसाइटी तो बना दी थी। कब तक ये हुआ? ये हुआ 1875 तक, 1875 तक। सो 1875 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेंसी, फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेंसी, एस्टैब्लिश्ड सेपरेट डिपार्टमेंट। इन्होंने एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, किसके लिए? सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ज्योग्राफी। और इसके जो चेयर बने, ही वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके जो चेयर थे उनका नाम था वाइडल डी लाबलाच। नाउ वाइडल डी लाबलाच क्या बता रहा है, क्या रोल है वाइडल डी लाबलाच का? अब वाइडल डी लाबलाच और फ्रेडरिक रेटजेल दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं। एक दे रहा है डिटर्मिनिज्म, ये दे रहा है पॉसिबिलिज्म। ही प्रपोज्ड पॉसिबिलिज्म।
पॉसिबिलिज्म में ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि ह्यूमन इज मोर पावरफुल देन द इन्वायरमेंट। वो ये बता रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोशलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट। सो वहां पर रेटजेल क्या बता रहा है डिटर्मिनिज्म में? इट इज एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। यहां पर क्या बता रहा है? इन्वायरमेंट हैज ए रोल, बट इट इज नॉट ओनली द इन्वायरमेंट, ह्यूमन का भी रोल है। ह्यूमन इज द एक्टिव एजेंट इन द इन्वायरमेंट। सो उसने क्या बताया? सोशल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय बोथ एंटिटीज, ह्यूमंस एज वेल एज ह्यूमन एज वेल एज इन्वायरमेंट। इसके बारे में भी अलग हम पर्सपेक्टिव करेंगे। लास्ट में हमारे पास एक है, फिर आ जाइए हमारे पास पढ़ते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। ना देखो ये दो लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देन वी हैव द टाइम। हो गया क्या क्लास का? कितने बजे तक होती है? सॉरी, मुझे लगा 3 बजे तक क्लास है। 2:30 तक है आपकी क्लास? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सॉरी, ठीक है विदुषी जी, पूरब जी, कल मिलते हैं। थैंक यू। देखो थोड़ा डिटेल करेंगे हम, है ना, थोड़ा थोड़ा। ऐसे नहीं आपने सोचना है कि शॉर्टकट चलेगा, डेप्थ एंड डिटेल करेंगे जहां जहां जरूरत है। अब जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक पढ़ने की क्या जरूरत है हमें? पढ़ा है ना, काफी चीजें पढ़ी है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो पढ़ लेंगे। वोल्केनो पढ़ा है, कुछ कुछ एरिया ऐसे ऐसे जो थीम्स है जो आपको एक अलग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, उसको हम बेस बनाकर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, वैसा नहीं है आपने सोचना है कि यहाँ पर जो है वो ओवरलैप करेंगे, नहीं, ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी।